हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ द नॉलेज। अभी लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक किया था 12th का वो था द कोल्ड वॉर एरा, जिसमें हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था। अब जो हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग शुरू कर रहे हैं द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। बायोपोलैरिटी क्या होता है? बायोपोलैरिटी होता है कि जहाँ पर दो ध्रुवीय, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो पार्ट्स में वर्ल्ड डिवाइड हो चुका था, तो मतलब उसका एंड हो गया एक तरह से। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि बायोपोलैरिटी का एंड कैसे हुआ, कि जो दो बड़ी पावर्स आमने सामने थी उनमें से एक पावर जो है डिसइंटीग्रेट हो गई, यूएसएसआर। उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूएसएसआर जो 15 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ था वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से एक ही सोल सुपर पावर है अमेरिका। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। पहले हम पढ़ेंगे तो सोवियत सिस्टम के बारे में। सोवियत सिस्टम क्या है? यूनियन जो था सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो आया था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद रशिया में, जो हुआ था 1917। रेवोल्यूशन जो था इंस्पायर्ड था सोशलिज्म के आइडियाज़ से। ज़रूरत थी एक एग्लिटेरियन सोसाइटी की जिसने अपोज किया कैपिटलिज्म को, उसके विरोध में खड़ा हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, सोवियत आर्मी जो है लिबरेट हो गई फासिस्ट फोर्सेस के से और कंट्रोल में आ गई यूएसएसआर के। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में यूएसएसआर के। सोवियत इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सिवाय एक्सेप्ट यूएसए। जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था, अथॉरिटेरियन था, बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया था अपने सिटीजन्स की लाइफ को। आर्म्स रेस सोवियत यूनियन ने मैनेज किया कैसे भी यूएस से टाइम टू टाइम बहुत ग्रेट कॉस्ट पर। गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के, 1985 में उन्होंने सॉर्ट किया रिफॉर्म के एक सिस्टम को। उन्होंने इंट्रोड्यूस किए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज़, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओपननेस थी। पर बाद में पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया। जो कूप था कूप ने टुक प्लेस किया 1991 में और इनकरेज किया गया उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने। लोग जो थे उनके ओल्ड स्टाइल रूल से कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं करते थे और उससे फ्रीडम चाहते थे। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक यूएसएसआर के ने डिक्लेयर किया दिसंबर 1991 में कि सोवियत यूनियन जो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया पोस्ट सोवियत रिपब्लिक के बेसिस पर। रीजंस क्या थे इस डिसइंटीग्रेशन के? एक तो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। फेल हुआ वो लोगों के एस्पायरेशन को पूरा करने के लिए। इकनॉमी और सोवियत यूनियन जो था वो स्टेगनेंट हो चुका था। सोवियत इकनॉमी ने कई सारे रिसोर्सेज यूज़ किए अपनी न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से वो लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा था। सोवियत यूनियन जो था बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट हो चुका था। एक तो लगातार करप्शन और अनविलिंगनेस, मतलब बिना इच्छा के बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का ओपननेस में चलना, सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी थी वास्ट लैंड पर। और सेक्शन जो था सोसाइटी का एक वो खुश नहीं था गोर्बाचेव के रिफॉर्म से। उनका मानना था कि जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं गोर्बाचेव ने वो बहुत स्लो पेस पर हैं, वो सही नहीं है। एक दूसरा रीज़न भी था कोलैप्स का यूएसएसआर का, कि नेशनलिज्म राइज हो चुका था, लोगों में सॉवरेनिटी आ चुकी थी जितने भी रिपब्लिक्स थे, रशिया में भी और बाल्टिक रिपब्लिक्स में भी। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गोर्बाचेव की जो भी पॉलिसीज़ थी अब उससे लोग जो थे खुश नहीं थे। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है डिसइंटीग्रेशन के? एक तो इसकी वजह से कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन का एंड हो गया, कोई डिस्प्यूट नहीं था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का। पावर रिलेशंस जो थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो बदल चुके थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इन्फ्लुएंस, इसका असर हुआ लोगों के आइडियाज़ और इन्फ्लुएंस हुआ नए आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस का। यूएस जो था एक बिग सोल पावर बन चुका था और कैपिटल इकनॉमी के साथ डोमिनेंट इकनॉमिक सिस्टम था ये इंटरनेशनली। एंड हुआ सोवियत ब्लॉक का, जिसके लिए नई कंट्रीज़ का एमरजेंस शुरू हो गया, नई कंट्रीज़ बननी शुरू होगी। सभी कंट्रीज़ जो थी वो अपने इंडिपेंडेंट इच्छाओं और चॉइसेस के साथ, एस्पायरेशन के साथ बढ़ रही थी। इंटरनेशनल सिस्टम ने कई सारे प्लेयर्स मर्ज हुए अपनी आइडेंटिटी, इंटरेस्ट और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ के साथ। इससे कई सारी नई कंट्रीज़ बन गई अलग अलग। अब ये क्या था आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी जो हुई पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम में वो क्या थी? मॉडल जो था ट्रांजिशन का रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप का सोशलिस्ट सिस्टम से वो डेमोक्रेटिक कैपिटल सिस्टम में चला गया, जिस पर इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ, जिसे कहा गया शॉक थेरेपी। प्रोसेस जो था ट्रांजिशन का वो हुआ कि कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। कोई ज़रूरत नहीं थी एक टोटल शिफ्ट की कैपिटलिस्ट इकनॉमी में। एक उन्होंने रूट आउट करना था कम्प्लीटली किसी भी स्ट्रक्चर को जो इवॉल्व था सोवियत पीरियड के दौरान, उसको पूरी तरह से दोबारा रीस्ट्रक्चर करना। शॉक थेरेपी में ड्रास्टिक चेंजेस थे, बहुत बड़े बदलाव थे एक्सटर्नल ओरिएंटेशन के। इसमें जो ट्रेड अलायंसेस थे सब टूट चुके थे जो सोवियत ब्लॉक के दौरान थे। अब हम देखेंगे कि इसमें जितने भी मतलब उनके आपसी जो भी एग्रीमेंट्स थे, जो भी अलायंसेस थे, वो सब ब्रेक हो चुके हैं।
सोवियत ब्लॉक के टाइम से जो थे वो ब्रेक हो गए थे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे शॉक थेरेपी के? शॉक थेरेपी की वजह से इकनॉमीज़ जो थी र्यून हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ चुका था लोगों पर पूरे रीजन के। रशियन करेंसी जो था ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा, जो रूबल थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी करेंसी की वैल्यू। लोगों की सारी सेविंग्स जो थी ख़त्म हो चुकी थी, इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन से। गवर्नमेंट ने सभी सब्सिडीज़ विड्रॉ कर दी थी। लास्ट सेक्शन जो थे लोगों को उनको पुश कर दिया था पॉवर्टी की तरफ, मिडिल क्लास को पुश किया गया पेरीफेरी सोसाइटी के लिए। और कंस्ट्रक्शन हुई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, जो कंस्ट्रक्शन हुई थी उन्हें सेम अटेंशन नहीं दी गई। प्रायोरिटी जो थी डिमांड्स की इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनको भी मतलब उतना उनको दिया गया, प्रायोरिटी उन्हें की गई इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की। और जितने भी इकनॉमिक्स थी, स्पेशली रशिया ने जो शुरू किया था रिवाइव करना, वो 2000 में किया, 10 ईयर्स के बाद इंडिपेंडेंस के। इसका रीज़न था कि उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट किया, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स को, इनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया रशिया ने, जिसकी वजह से पूरे 10 साल लग गए रशिया को रिवाइव होने में अपनी इकनॉमी में। और मतलब एक ऐसा टाइम भी आ गया था उस टाइम कि उन्हें फूड तक बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, मतलब इतना बड़ा इन्फ्लेशन आ गया था पूरी तरह से कंट्री के ब्रेक होने की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितनी भी फैसिलिटीज़ लोगों को दे रखी थी वो सब्सिडीज़ सब ख़त्म हो चुकी थी। कहीं ना कहीं लोगों का मतलब जो लोगों जनसंख्या का जो बहुत बड़ा सेक्शन था उसे पॉवर्टी की तरफ धकेल दिया गया था, जिसकी वजह से मतलब उनके लिए सब उन्हें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो अटेंशन देनी बंद कर दी और इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिमांड थी उसको प्रायोरिटी पे रख दिया। अब देखेंगे कि फॉर्मर सोवियत ब्लॉक्स रिपब्लिक्स में क्या टेंशन्स थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। बहुत सारे टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स थे सोवियत रिपब्लिक्स में। सिविल वॉर्स हुई, कई सारी इंसर्जेंसीज हुई, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का टाइम आ गया था। रशिया में 2 रिपब्लिक्स थी, चेचन्या एंड डेजेस्टन, ये वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट थे। तजाकिस्तान में भी एक सिविल वॉर हुई जो ऑलमोस्ट 10 साल तक रही, टिल 2001। रीजन में सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स थे सेक्टर्स को लेकर। सेंट्रल एशिया भी एक जोन बन चुका था कंपटीशन का, आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज। चेकोस्लोवाकिया भी डिवाइड हो चुका था 2 में, जैक एंड स्लोवाक्स, जिन्होंने अपने आप को 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ डिक्लेयर कर दिया था। यूगोस्लाविया भी कई सारी प्रोविंसेस में डिवाइड हो चुका, जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। तो कहीं ना कहीं मतलब यूएसएसआर में एक बहुत बड़ा डिसइंटीग्रेशन हुआ, जिसकी वजह से सभी कंट्रीज़ जो थे अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती जा रही थी, क्योंकि यूएसएसआर जो था लोगों की एस्पायरेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा था, उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो जो उनकी जो मतलब पुराना जो उनका कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा था, अब वो उससे आज़ाद होना चाहते थे। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें किसी और ने कोई हेल्प नहीं की, मतलब लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी थी। तो अब जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इंडिया का जो कम्युनिस्ट से पहले की जो कंट्रीज थी तब उनके रिलेशन कैसे थे और बाद के रिलेशन कैसे थे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया ने शुरू से ही पीस को मतलब बढ़ावा दिया और इसी को लेके वो कंट्रीज़ के साथ चला है। फॉरेन पॉलिसीज़ भी इंडिया की बहुत अच्छी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं। आज भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा माना जाता है। इंडिया की जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं इंडिया की। इंडिया अपने रिलेशन हर एक के साथ अच्छे से मेंटेन करके चलता है। तो जो हमारा अब अगला टॉपिक है वो इसी बारे में है कि इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। इंडिया ने अपने बहुत ही अच्छे मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप जो हैं पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ मेंटेन किए। स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन जो इंडिया का था वो रशिया के साथ था, पहले भी था और अब भी है। इंडो रशियन रिलेशन जो था एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। दोनों ही कंट्रीज़ ने शेयर किया एक विज़न, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पर विज़न जो था एक, और इंडिया को इससे रशिया से कई इश्यूज़ पर बेनिफिट भी रहा, जैसे कश्मीर इशू पर, एनर्जी सप्लाई, ऐसे तो सेंट्रल एशिया का बैलेंस करना उसके रिलेशंस को चाइना के साथ। रशिया भी स्टैंड हुआ बेनिफिट्स के लिए, रशिया को भी स्टैंड मिला है बेनिफिट्स का अपने रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि इंडिया जो था सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट थी रशिया के लिए। दोनों ही कंट्रीज़ ने कई साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट किया। अब फैक्ट्स क्या है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो रशिया में 1917 का, उसके बाद यूएसएसआर का बर्थ हुआ था, इंस्पायरेशन हुई सोशलिज्म के, इंश्योर किया
मिनिमम स्टैंडर्ड जो था लिविंग का सभी सिटीजन्स का, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ किया बेसिक नेसेसिटीज़ को, प्रोडक्टिव एसेट्स को जो उन्होंने ओन कर रखे थे कंट्रोल किया उन्हें स्टेट के थ्रू। रशिया जो था सिर्फ एक रिपब्लिक था 15 रिपब्लिक्स में जो डोमिनेट कर रहा था सब कुछ और लोगों को भी उस रीजन में। सोवियत यूनियन ने लैक किया बिहाइंड टेक्नोलॉजी के मामले में, वेस्ट के कंपैरिजन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो फुलफिल नहीं कर पाए पॉलिटिकल एस्पायरेशन को लोगों की। सोवियत यूनियन का इन्वेजन तब हुआ जब अफ़गानिस्तान इन्वेजन हुआ अफ़गानिस्तान का 1979 में, जो कि एक वीकेंड था, उनका वीकनेस थी उनके सिस्टम की। मिखाइल गोर्चेव जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के 1985 में। उन्होंने इनिशिएट किया पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की और डेमोक्रेटाइज़ किया सिस्टम को, जिसको अपोज किया लीडर्स ने कम्युनिस्ट पार्टी में ही। कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू थे लोगों के, पीपल जो थे पब्लिक के वो फेडअप हो चुके थे सिस्टम से, ओल्ड स्टाइल रूल से, सोवियत ब्लॉक के। दिसंबर 1999 में लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन के जो इलेक्टेड लीडर थे, रशिया, यूक्रेन और बाल्टिक्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। फॉर्मेशन हुई कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, रशिया ने एक्सेप्ट किया सक्सेसर स्टेट को सोवियत यूनियन की, इनहेरिट किया सोवियत सीट को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, एक्सेप्ट किया सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कमिटमेंट्स को सोवियत यूनियन की, और कैरिड आउट किया कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स यूएस के साथ। सोवियत यूनियन जो डिसइंटीग्रेट हुआ वो इन ग्राउंड्स पर हुआ था कि अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल को मेंटेन करेगा। लोगों में अवेयरनेस आई बैकवर्डनेस को लेकर, उनकी जो बैकवर्डनेस थी। वेस्टर्न कैपिटलिज्म जो था वो भी कॉलोनाइजेशन था ऑर्डिनरी पीपल के लिए, उनको कई तरह के प्रिविलेजेस से एग्जम्प्ट किया गया, हटाया गया। राइज जो थी नेशनलिज्म की लोगों में, रिपब्लिक जैसे रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया। इमीडिएट कॉज था ये डिसइंटीग्रेशन का यूएसएसआर का। डिसइंटीग्रेशन की वजह से कोल्ड वॉर का एंड हो गया, प्रोसेस हुआ ट्रांजिशन का कैपिटल सिस्टम का, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप में जैसे शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी की वजह से भी बहुत सारे रिजल्ट, लार्जेस्ट गैराज सेल हुई, वैल्यू डिक्लाइन हुई, वैल्यू रशियन करेंसी रूबल की, इन्फ्लेशन के, फूड को इम्पोर्ट किया गया। माइग्रेट हुआ एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल मैन पावर का, लोगों को बाहर जाना पड़ा काम करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो था न्यूली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का ड्राफ्ट किया गया। रशिया रिवाइव हुआ 2000 में जब उसने अपने नेचुरल सोर्सेज को एक्सपोर्ट करना शुरू किया जो अवेलेबल थे उसके बहुत ज़्यादा। अज़रबैजान में, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। पाइपलाइंस जो थी क्रॉस्ड, उसको रेंट पे किया जाने लगा। फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स जो थे, सिविल वॉर्स हुई, इंसर्जेंसीज हुई रशिया में। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो था वो रिच था हाइड्रोकार्बन में। रशिया और इंडिया ने शेयर किया विजन मल्टीपोलर उसका, कई सारे इशूज़ पर बातचीत की। वर्ड्स दैट मैटर, सोवियत सिस्टम, सोशलिस्ट ब्लॉक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यूनिपोलर सिस्टम, जब एक सुपर पावर होती है, मल्टी पावर सिस्टम, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एग्लिटेरियन सिस्टम सोसाइटी, लार्जेस्ट गैराज सेल, शॉक थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के जिनके बारे में को डिटेल में पढ़ना है। टाइमलाइन कि कब किस ईयर में क्या हुआ उसके बारे में बताया है। जैसे मार्च 1985 में मिखाइल गोर्चेव इलेक्ट हुए जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी के, जब उन्होंने रिफॉर्म किया था सोवियत यूनियन का। 1988 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगेन हुआ लिथुआनिया में, बाद में स्प्रेड हुआ इस्तोनिया और लातविया तक। अक्टूबर 1988 में सोवियत यूनियन डिक्लेयर किया वार्सो पैक्ट मेंबर्स जो फ्री थे डिसाइड करने के लिए अपना फ्यूचर। फरवरी 1990 में गोर्चेव ने स्ट्रिप किया सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को जो 72 ईयर लॉन्ग मोनोपोली पे चल रहा था अपनी पावर की। उन्होंने कॉल किया सोवियत पार्लियामेंट डूमा को परमिट करने के लिए मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को, कि मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है। इसके बाद मार्च 1990 में लिथुआनिया जो था फर्स्ट था 15 सोवियत रिपब्लिक्स में जिसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। जुलाई में रशियन पार्लियामेंट ने डिक्लेयर की अपनी डिपेंडेंस सोवियत यूनियन से। जून 1990 में याल्त्सिन जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रह गए थे, प्रेसिडेंट बन चुके थे रशिया के। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे स्टैक किया उन्होंने अबॉर्टिव कूप को गोर्चेव। सितंबर 1991 तक आते आते 3 बाल्टिक्स रिपब्लिक, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो यूएन मेंबर बन सके। 91 में रशिया, बेलारूस, यूक्रेन ने डिसाइड किया एनुअल 1992 की ट्रीटी क्रिएशन हुई यूएसएसआर के एस्टैब्लिश के कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को। 25 दिसंबर 1991 तक आते आते गोर्चेव ने रिज़ाइन किया प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, एंड हुआ सोवियत यूनियन का। इसके साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपने करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, चैप्टर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सपोर्ट द चैनल and also subscribe my channel. Thank you.